जंगल में बहू का झूलता हुआ पत्तों का ससुराल। हाय रे मैया, मैं सबकी करूं, मेरा करने वाला कोई नहीं है। तभी पास से गुजर रही पड़ोसन कांति को देखती है। अरे आप क्यों परेशान हो कांता जी, तुम्हारी तो 4 बहुएं हैं। अगर 4 बहू वाली परेशान रहने लगेंगी तो हमारा क्या होगा जिनकी एक भी बहू नहीं है। आजकल वही सुखी हैं जिनकी बहू नहीं है। अरे हुआ क्या है वो तो बताओगी। सिर दर्द से फटा जा रहा है और क्या ही होगा। बहू से कह तो मालिश कर दे फिर। वो क्या मालिश करेंगी, अभी तक और कभी किया है कि आज ही करेंगी। अपने दर्द से ऐसे ही परेशान रहती हूँ। एक है हवा का झोंका फूंक मारी तो दूर कहीं जंगल में जा गिरे, दूसरी है मोटी सांड, सारा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती, धीरे धीरे रेंग कर काम करती हैं। एक अपने बच्चे से ही छुट्टी नहीं पाती और एक वो बांझिन, उसका हाथ तो अपने सिर पर छूना भी नहीं चाहती। ये सुनकर पड़ोसनें हैरान हो जाती हैं। पता नहीं कैसी बहू है आपकी, इससे अच्छे तो हैं हम। इतने साल हो गए शादी को, आज तक ससुराल वालों को कभी निराश नहीं किए। और अग्नि पता है, तभी तेरी सास 4 घंटे से खाना मांग रही है और अभी भी उसे खाना नहीं मिला। रागिनी का मुंह बंद हो जाता है और सब वहां से चली जाती हैं। कांति गुस्से और चिढ़ के साथ घर के अंदर आती हैं। जैसे वो आंगन में कदम रखती हैं, सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता है। अम्मा, ये पानी भर कर लाई हूँ। आज तो कुएं पर बहुत भीड़ थी, 2 बार बाल्टी गिर भी गई, हाथ भी छिल गए। देखो। राधा बड़ी मुश्किल से घड़ा नीचे रखती है और कमर पकड़कर बैठ जाती है। बस यही काम है तुम्हारा, वो भी ठीक से नहीं होता। पानी भरने में भी इतना नाटक। हमारे जमाने में तो 10-10 घड़े सिर पर रख कर ले आते थे हम। तभी दूसरी तरफ से नव्या पतली दुबली सी एक एक लकड़ी उठाकर अंदर ला रही होती है। अम्मा, ये आखिरी गट्ठर है, जंगल दूर होता जा रहा है, रोज इतना चलना पड़ता है, पैर भी छिल गए हैं। अरे हवा का झोंका हो तुम, एक लकड़ी उठाने में भी जान निकल जाती है, ऐसे घर चलेगा क्या। उधर तन्वी अपने बच्चे को गोद में लिए उसे खिलाने में लगी होती है। चुप हो जा मेरी लाल, अभी मम्मा काम भी करेगी, पहले तू खा ले। बस यही काम रह गया तुम्हारा, सारे दिन बच्चे को लेकर बैठी रहती हो, घर के काम कौन करेगा। चूल्हे के पास माया बैठी होती है और खाना बना रही होती है। अम्मा जी, आज दाल बना रही हूँ, थोड़ा नमक कम है घर में, सोच रही थी कल बाजार से मंगवा ले। तेरे हाथ का खाना खाऊंगी मैं? अरे तेरे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहती, बांझिन कहीं की। अपशगुन है तो इस घर के लिए। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप खाना बनाती रहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर दिन बहुएं अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करती हैं, लेकिन कांति को उनमें सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। बहुओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कोई बीमार, कोई थकी हुई, कोई मानसिक रूप से टूट चुकी, लेकिन कांति का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन फिर से कांति बाहर बैठी होती है और पड़ोसन उसके पास आ जाती हैं। कांति जी, आप बहुत परेशान लग रही हो, आज भी क्या हुआ। अब क्या बताऊं सुषमा, 4 बहुएं हैं लेकिन एक भी किसी काम की नहीं है, सब मेरी छाती पर मूंग दल रही हैं। अरे जब किसी काम की नहीं है तो क्यों रखी हुई है घर में, मुफ्त की रोटी तोड़ रही हैं सब। हाँ कांति, हमारे यहाँ तो अगर बहू काम ना करे तो एक दिन भी नहीं टिकती। तुमने तो बहुत सर चढ़ा रखा है उन्हें। सही कह रही हैं सब, 4 बहुएं हैं और फिर भी तुम ही काम कर रही हो, तो क्या फायदा। निकाल दो इन्हें घर से, बेटों की कमाई बर्बाद हो रही है, ऐसे निकम्मों को पालने से अच्छा अकेले रहो। पड़ोसनों की बातें कांति के दिमाग में घर कर जाती हैं। हाँ सही तो कह रही हैं, जब किसी काम की नहीं है तो क्यों रखूं इन्हें। अब कांति गुस्से में घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचते ही कांति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ बहुओं, सब बाहर आओ, आज मैं सबका हिसाब कर दूंगी। चारों बहुएं डरते डरते बाहर आती हैं। क्या हुआ अम्मा जी, हमने क्या गलती कर दी। अम्मा जी, हम तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। गलती? तुम लोगों की पूरी जिंदगी ही गलती है, मेरे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। तभी रमेश अंदर से बाहर आते हैं। अरे कांति, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो। मैं इन सबको आज घर से निकाल रही हूँ, अब और नहीं सहूंगी इनका बोझ। अरे पागल हो गई हो क्या, ये हमारी बहुएं हैं, घर की लक्ष्मी है। कैसी लक्ष्मी, ये तो अपशगुन है, लूली लंगड़ी निकम्मी, किसी काम की नहीं है, मेरे घर में इनकी जरूरत नहीं है। अम्मा जी, हमने तो हमेशा आपकी सेवा करने की कोशिश की है। अम्मा, हम गरीब जरूर है लेकिन निकम्मे नहीं। मेरे बच्चे का क्या होगा अम्मा। अम्मा जी, आपने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, लेकिन मैं हमेशा इस घर को अपना मानती रही। बस बहुत हो गया, निकल जाओ सब अभी के अभी। कांति, ये गलत कर रही हो, मत निकालो इन्हें।
मुझे कोई नहीं रोकेगा, ये सब मेरे घर से अभी निकलेंगी। कांति एक एक करके चारों बहुओं का सामान बाहर फेंकने लगती है। चारों बहुएं रोती बिलखती घर के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरे बच्चे को भूखा नहीं रख सकती मैं। शायद यही हमारी किस्मत थी। तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है कांति, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, अच्छा ही हुआ बोझ उतर गया। चारों बहुएं एक एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से चली जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द भरा होता है। घर से निकाली गई चारों बहुएं रोती बिलखती गांव की गलियों से गुजर रही होती हैं। उनके हाथ में थोड़ा बहुत सामान, आंखों में आंसू और दिल में टूटन साफ नजर आ रही होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें इस तरह घर से निकाल दिया जाएगा। अपने ही घर से बेघर कर दिया। अम्मा जी को क्या हो गया था? हमने तो हमेशा उनकी सेवा की, फिर भी हमें यूं सड़क पर छोड़ दिया। मेरे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे इस हालत में ले आई मैं। क्या होगा इसका अब? शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना ही होगा, हार नहीं मान सकते। तभी गांव की कुछ पड़ोसन उन्हें जाते हुए देखती हैं और उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो, चारों महारानियां जा रही हैं। अब समझ में आया काम न करने का नतीजा। हाँ, बहुत अकड़ थी ना, अब सड़क पर आ गई, सब घर से निकाली गई निकम्मी बहुएं। अरे जाओ जाओ, अब देखो दुनिया कैसे चलती है। ससुराल छोड़कर कहाँ जाओगी? अब कोई घर नहीं मिलेगा तो मैं सारा दिन रोती रहना। पड़ोसनों की बातें सुनकर बहुओं का दिल और टूट जाता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रहती हैं। अब हमें सोचना होगा, न मायका पास में है न पैसे। अगर हमारे पति यहाँ होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। वो शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा, किसी पर भरोसा करने का वक्त नहीं है। तभी नव्या अचानक कुछ सोचकर रुक जाती है। सुनो, हम रोज जंगल से लकड़ी और पानी लाते थे ना? हाँ, लेकिन तो मेरे हिसाब से जंगल से बेहतर जगह हमारे लिए अभी कोई नहीं हो सकती। वहाँ कम से कम हमें कोई ताने नहीं देगा, हम खुद अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पानी भी है, लकड़ी भी है और थोड़ी शांति भी मिलेगी। सही कहा तुमने, अब वही हमारी नई शुरुआत होगी। चारों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगती हैं। कई घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद वो जंगल पहुंचती हैं। जंगल में चारों तरफ घना सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और डरावना माहौल होता है। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चारों बहुएं एक बड़े पत्थर के पास बैठ जाती हैं। वो बहुत थकी और भूखी होती हैं। अम्मा, मुझे भूख लगी है, प्यास भी लगी है। बस बेटा, अभी कुछ करते हैं, तू रो मत। हमें जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो बच्ची की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ मिलेगा क्या? अरे देखो, वहाँ एक नींबू का पेड़ है और पास में नदी भी बह रही है। सच में तो हम नींबू पानी बना सकते हैं। रुक जाओ, मैं अभी नींबू तोड़कर लाती हूँ और शिकंजी बनाती हूँ। माया तेजी से पेड़ की तरफ जाती है, नींबू तोड़ती है और नदी से पानी लाकर शिकंजी बनाती है। ये लो, जल्दी से पी लो। बेटा ये पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मम्मा, अब अच्छा लग रहा है। सब बहुएं भी वही नींबू पानी पीती हैं और थोड़ी राहत महसूस करती हैं। आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, कल कुछ और सोचेंगे। रात हो जाती है और चारों बहुएं उसी पत्थर के पास सो जाती हैं। आधी रात को जंगल में हलचल होती है। झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती है। एक खतरनाक तेंदुआ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मम्मा, मम्मा। तेंदुआ पीहू को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी नव्या की आंख खुल जाती है। पीहू! नव्या तुरंत दौड़कर अपनी बच्ची को खींच लेती है। ये तेंदुआ था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो। हम यहाँ ऐसे खुले में नहीं रह सकते, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, अब हमें कुछ करना होगा, यहाँ सुरक्षित रहने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हमें कोई ऊंची जगह ढूंढनी होगी जहाँ जानवर हम तक ना पहुँच सकें। अरे देखो, वहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर हम कुछ बना सकते हैं। बस तय हो गया, अब हम उसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, पत्तों और टहनियों से। अब यही हमारा नया ससुराल होगा, पत्तों का झूलता हुआ घर। चारों बहुएं नई उम्मीद के साथ आसपास से पत्ते, लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करने लगती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी चारों बहुएं अब पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अपने नए घर की शुरुआत करने का फैसला करती हैं। उनके चेहरों पर थकान जरूर होती है, लेकिन अब आंखों में डर की जगह उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। देखो, अगर हमें यहाँ रहना है तो मजबूत और सुरक्षित घर बनाना ही पड़ेगा, वरना हर रात ऐसे ही डर में बीतेगी। हाँ, और हमें ऐसा घर बनाना होगा जो जमीन से ऊपर हो, ताकि कोई जानवर हम तक ना पहुंच सके।
और ऐसा भी हो कि पीहू आराम से सो सके, उसे डर ना लगे। ये बरगद का पेड़ बहुत मजबूत है, इसकी शाखाएं भी काफी मोटी हैं। हम यहाँ आसानी से घर बना सकते हैं। चारों बहुएं मिलकर पेड़ की मजबूत शाखाओं पर लकड़ियां बांधने लगती हैं। वो एक एक लकड़ी जोड़कर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करती हैं। अरे ये लकड़ी जरा कस के पकड़ो, नहीं तो गिर जाएगी। हाँ ऐसे, अब इसे इस शाखा से बांध दो, मजबूत गांठ लगाओ। काफी मेहनत के बाद वो एक बड़ा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेती हैं और उसे पत्तों से ढक देती हैं। देखो हमारा पहला घर तैयार हो गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही दो बहुएं उस घर में कदम रखती हैं, वो प्लेटफॉर्म हल्का हल्का डगमगाने लगता है। अरे ये तो हिल रहा है, कहीं गिर ना जाए। हाँ ये सही नहीं है, बहुत हल्का है। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो ये टिक नहीं पाएगा। हमें एक बड़ा घर नहीं बल्कि छोटे छोटे अलग घर बनाने चाहिए, हर शाखा पर एक, ताकि वजन बराबर बढ़ जाए। हाँ इससे हम सब आराम से भी रह पाएंगे और घर भी मजबूत होगा। ठीक है, अब हम चारों अलग अलग छोटे घर बनाएंगे, लेकिन सब पास पास होंगे। चारों बहुएं फिर से काम में जुट जाती हैं। वो जंगल से ढेर सारे पत्ते, टहनियां और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो 4 सुंदर छोटे छोटे घर तैयार करती हैं, जो जमीन से थोड़ा ऊपर होते हैं। वाह, देखो हमारे घर कितने सुंदर लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये सुरक्षित भी हैं। अब मेरी बच्ची भी चैन से सो पाएगी। हमने कर दिखाया, अपने दम पर अपना घर बना लिया। चारों बहुएं अपने अपने घर में चली जाती हैं। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है। अरे ये हवा, कहीं घर टूट ना जाए। पीहू मेरे पास ही रहना। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस होता है कि घर मजबूत है, सिर्फ ठंडी हवा अंदर आ रही है। अरे घर तो हिल भी नहीं रहा, बस ठंडी हवा आ रही है। इसका मतलब हमारा घर सही बना है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 दिन से जागी और थकी हुई बहुएं अब चैन की नींद सो जाती हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें उनके नए घर पर पड़ती हैं और एक नई शुरुआत का एहसास कराती हैं। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खाने का भी इंतजाम करना होगा। हाँ सिर्फ नींबू पानी से काम नहीं चलेगा। हम एक लकड़ी की गाड़ी बना सकते हैं, जिससे सामान लाना आसान हो जाएगा। और हम में से कोई बाजार जाकर लकड़ी बेच सकता है, उससे पैसे आएंगे। 2 बहुएं मिलकर लकड़ी की एक छोटी गाड़ी कार्ट बनाती हैं। ये पहिया ठीक से लगाओ, नहीं तो चल नहीं पाएगा। अब तो हम भी गाड़ी वाली बन गई हैं। वहीं माया मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू करती है। अगर हमारे पास बर्तन होंगे तो हम खाना भी बना पाएंगे। नव्या जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाती है। मैं जल्दी लौटूंगी और आज कुछ पैसे लेकर आऊंगी। शाम को नव्या पैसे लेकर वापस आती है। देखो, आज मैंने लकड़ी बेचकर पैसे कमाए हैं। सच में, अब हम खाना बना सकते हैं। बहुएं मिलकर चूल्हा बनाती और खाना तैयार करती हैं। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे अपने घर में। ये हमारी मेहनत का पहला फल है। चारों बहुएं और पीहू साथ बैठकर खाना खाती हैं। मम्मा बहुत अच्छा खाना है। हाँ बेटा, ये हमारे अपने घर का खाना है। अब बहुएं रोज मेहनत करने लगती हैं। वो गाड़ी में लकड़ी भरकर बाजार ले जाती हैं, बेचती हैं, फिर जंगल लौटकर पानी भरती हैं और खुद के लिए खाना बनाती हैं। अब तो हमें सब काम खुद ही करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम किसी के तानों से दूर हैं। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक गाय मिलती है। अरे ये गाय तो अकेली घूम रही है। अगर हम इसे बांध ले तो पीहू के लिए दूध मिल जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। वो गाय को अपने पास बांध लेती हैं। अब हमारी पीहू को रोज दूध मिलेगा। मुझे दूध चाहिए। अब बहुएं जंगल में मिलने वाले फल फूल भी इकट्ठा करती हैं। देखो, आज हमें कितने सारे फल मिले हैं। अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना जीवन चला सकते हैं। चारों बहुएं अब मजबूत हो चुकी होती हैं। उन्होंने अपने दम पर जंगल में एक नई दुनिया बसा ली होती है और अब उनका ये पत्तों का ससुराल उनकी मेहनत, हिम्मत और एकता की मिसाल बन चुका होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चारों बहुएं अब जंगल की जिंदगी में खुद को ढाल चुकी होती हैं। मेहनत, संघर्ष और एक दूसरे का साथ उन्हें मजबूत बना चुका होता है। एक दिन चारों बहुएं जंगल में लकड़ी और फल फूल इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं कि तभी उनकी नजर एक सफेद रुई जैसे फूले हुए पेड़ पर पड़ती है। अरे ये क्या है? ये पेड़ तो बिल्कुल अलग लग रहा है। ये तो कपास का पेड़ है, मैंने बचपन में देखा था। मतलब इससे हम रुई निकाल सकते हैं और कपड़ा भी बना सकते हैं। अगर हम इससे कपड़ा बना ले तो हम और भी चीजें बना सकते हैं, बेच सकते हैं और कमाई बढ़ा सकते हैं। चारों बहुएं मिलकर कपास तोड़ने लगती हैं। वो ढेर सारी कपास इकट्ठा करती हैं और उसे अपने पेड़ वाले घर तक ले आती हैं। पहले हमें इसे अच्छे से साफ करना होगा, फिर धागा बनाना होगा
और फिर हम इससे कपड़ा बुन सकते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वो कपास के बारीक धागे बनाती हैं और फिर लकड़ी के सहारे कपड़ा बुनना शुरू करती हैं। देखो कितना मुलायम कपड़ा बना है। इससे हम बच्चों के लिए सूती कपड़े बना सकते हैं और घर के काम के लिए भी। वो कपड़े से बर्तन के नीचे रखने वाले कपड़े, छोटे छोटे कपड़े और बच्चों के लिए हल्के गर्मियों के कपड़े बनाती हैं। अब हमें बाजार से कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसे बेच भी सकते हैं। इसके बाद साथ साथ वो लकड़ी के सुंदर शोपीस भी बनाना शुरू कर देती हैं। अगर हम इसे अच्छे से डिजाइन करें तो लोग इसे जरूर खरीदेंगे। और ये देखो, मैंने मिट्टी के सुंदर मटके बनाए हैं, इन्हें रंग भी सकते हैं। वो मटकों को रंग बिरंगे रंगों से सजाती हैं और उन्हें बहुत आकर्षक बना देती हैं। अब ये बाजार में अच्छे दाम में बिकेंगे। अगले दिन वो अपनी लकड़ी की गाड़ी में कपड़े, मटके और शोपीस लेकर बाजार जाती हैं। पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं, जरूर खरीदेंगे। हमारी मेहनत दिख रही है इन चीजों में। बाजार में लोग उनकी चीजों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कपड़े कितने सुंदर हैं और ये मटके भी बहुत अच्छे हैं। अरे मैं ये सब खरीदूंगा, कितने के हैं? धीरे धीरे उनकी सारी चीजें बिक जाती हैं और उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। देखो आज हमें कितने पैसे मिले हैं। अब हम और भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब बहुएं जंगल में खुश रहने लगती हैं। थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन अब उन्हें वहां सुकून मिलने लगता है। नव्या अपनी बेटी पीहू के लिए एक स्लेट तैयार करती है। ये ले बेटा, अब मम्मा तुझे पढ़ाएगी। सच मम्मा, मैं अभी पढ़ूंगी। नव्या रोज पीहू को पढ़ाती है और अच्छे संस्कार सिखाती है। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। कुछ दिनों बाद चारों बेटे शहर से वापस घर आते हैं। अरे घर इतना सूना क्यों लग रहा है? नव्या कहाँ है? राधा भी नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ यहाँ? तन्वी, पीहू, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? माया भी नहीं है। आखिर सब गए कहाँ हैं? वो पड़ोस में जाकर पूछते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुओं को घर से निकाल दिया। क्या? ये कैसे कर सकती है माँ? हमारी गैर हाजिरी में इतना बड़ा फैसला? हम अपनी पत्नियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उन्हें ढूंढना होगा, अभी के अभी। चारों बेटे अपनी पत्नियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कई जगह खोजने के बाद वो जंगल की तरफ पहुंचते हैं। वहां जो वो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी पत्नियां कोई कमजोर और असहाय नहीं, बल्कि मेहनती, मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी होती हैं। कोई पानी भर रही होती है, कोई लकड़ी काट रही होती है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रही होती है और कोई बच्ची को पढ़ा रही होती है। नव्या, तुमने ये सब अकेले कैसे कर लिया? राधा, तुम इतनी मेहनत कर रही हो और हम वहां आराम से बैठे थे। तन्वी, तुमने पीहू को इतनी अच्छी तरह संभाला, हमें माफ कर दो। माया, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। रवि, तुम यहाँ? रोहन, तरुण, नीरज। चारों बेटे अपनी पत्नियों को गले लगा लेते हैं। अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी, हम तुम्हें लेने आए हैं। अब तुम अकेली नहीं हो, अब हमेशा तुम्हारे साथ हैं हम। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें इस हालत में छोड़ कर गए। अब चलो, हमारे साथ अपने घर चलो। चारों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में खुशी भी है। बहुएं पहले थोड़ा हिचकती हैं, लेकिन अपने पतियों का साथ देखकर उनके दिल में भी उम्मीद जाग उठती है। अब बस बहुत हो गया, तुमने जितना सहा है अब और नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वापस वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। राधा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। चलो मेरे साथ, हम फिर से नई शुरुआत करते हैं। तुमने अकेले इतने मुश्किल हालात में सब संभाला, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो घर। माया, तुमने अपने दम पर सब कुछ बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि तुम ये सब मेरे साथ मिलकर करो, चलो। चारों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और आखिरकार अपने पतियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारी शर्त होगी, हमें इज्जत और बराबरी चाहिए। अब हम पहले जैसी कमजोर नहीं हैं, हमें समझा और सम्मान दिया जाएगा और हमारे बच्चे का भविष्य वो भी सुरक्षित होना चाहिए। अगर ये सब मिलेगा तो हम चलेंगे। हम वादा करते हैं, अब सब कुछ बदल जाएगा। चारों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही कांति उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे तुम सब वापस आ गए। बहुआ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अम्मा जी, गलती तो हुई है, लेकिन उसका असर भी बहुत बड़ा हुआ है। हम सब बहुत टूट गए थे उस दिन, लेकिन अब हम पुराने जख्म नहीं खरीदना चाहते। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम अपना सामान लेने आए हैं।
कांति ये सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। मत जाओ, अब मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम सब यहीं रहो। माँ, आपने जो किया उसके बाद अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हम अपनी पत्नियों को फिर से उस माहौल में नहीं डाल सकते। अब हम शहर जाएंगे और वहीं अपनी जिंदगी बनाएंगे, और इस बार हम अपनी पत्नियों के साथ खड़े रहेंगे। चारों बेटे और बहुएं अपना सामान उठाते हैं और घर छोड़ देते हैं। कांति और रमेश पीछे खड़े रोते रह जाते हैं। अब शहर में चारों जोड़े एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगते हैं। छोटा है लेकिन अपना है, और यहाँ कोई हमें ताने नहीं देगा। यहाँ हमारी नई जिंदगी शुरू होगी और हम फिर से मेहनत करेंगे जैसे जंगल में की थी। दिन बीतने लगते हैं। चारों बहुएं और बेटे मिलकर काम करते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगती है। 1 साल बीत जाता है। एक दिन सब साथ बैठे होते हैं। सुनो, 1 साल हो गया, हमें माँ पापा जी से मिलना चाहिए। हाँ, आखिर वो हमारे बड़े हैं, जो हुआ सो हुआ। शायद अब उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा, और हमें भी दिल साफ करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सब चाहती हो तो चलते हैं। सभी गांव लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उनका घर बदल चुका है। ये हमारा घर नहीं लग रहा है। कोई और लोग रह रहे हैं यहाँ क्या? आखिर माँ पापा गए कहाँ? वो पड़ोसियों से पूछते हैं। बेटा, तुम्हारे माँ पापा तो 6 महीने पहले ही घर छोड़कर चले गए। क्या? क्यों? घर नीलाम हो गया था, कर्ज बहुत था। मतलब वो अब कहीं और है? हमें उन्हें ढूंढना होगा। सभी मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। कई दिनों की खोज के बाद वो उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां बहुएं पहले रहती थी। वहां का दृश्य देखकर सब चौंक जाते हैं। वही बरगद का पेड़, वही झूलते हुए पत्तों के घर, और वहां कांति और रमेश मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं। अरे तुम सब? बेटा, तुम यहाँ? माँ, ये सब क्या है? आप यहाँ कैसे? बेटा, तुम्हारी शादियों में जो कर्ज लिया था वो हम चुका नहीं पाए। धीरे धीरे सब बिक गया, घर भी नीलाम हो गया, और हमें यहाँ आकर रहना पड़ा। मैंने तुम्हारी बहुओं के साथ बहुत गलत किया। शायद ये उसी का फल है। अम्मा जी, अब सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ हैं, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। ये जंगल ही अब हमारा घर होगा। चारों बहुएं फैसला करती हैं कि वो यहीं रहेंगी। हम शहर वापस जाएंगे, काम करेंगे और यहाँ सबकी मदद करेंगे। हाँ, अब हम सब मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। अब कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। इस तरह सभी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। जंगल का वो झूलता हुआ पत्तों का ससुराल अब एक सच्चा घर बन चुका होता है, जहां प्यार, मेहनत और एकता बसती है। अब सब खुशी